नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के बहुत बहुत दूर के भविष्य पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, खास तौर पर इस विचार पर कि ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो हमेशा जारी रहेगा। और देखेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है हमारे स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल। देखिए, जो हम जानते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि इसका फैलाव और तेज होता जा रहा है। हाँ, डार्क एनर्जी की वजह से, है ना? जी, माना तो यही जाता है। और यही तेजी भविष्य की कहानी लिख रही है असल में। तो इसका मतलब हुआ कि जो सबसे स्वीकृत नजरिया है भविष्य का, वो हीट डेथ या बिग चिल है। बिल्कुल। मतलब कि ब्रह्मांड ठंडा होता जाएगा, खाली होता जाएगा और अंत में बिल्कुल अंधेरा। जीवन के लायक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वैसे कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे बिग रिप या बिग क्रंच। हाँ, उनका जिक्र आता है। पर आज हम मुख्य रूप से इसी विस्तार वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए वो फ्रेड एडम्स और ग्रेगरी लाफ्लिन का एक मॉडल है ना, ब्रह्मांड के 5 युग। हाँ, द 5 एजेस ऑफ द यूनिवर्स एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। हम अभी हैं तारकीय युग में, स्टेलिफ्रिस एरा, जहां तारे चमक रहे हैं, गैलेक्सीज है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इन अलग-अलग युगों के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, तो तारकीय युग यानी हमारा अभी का समय। और ये कब तक चलेगा? शायद 100 खरब साल, 10 to the power of 14 years। लगभग इतना ही। अभी तो तारे बन रहे हैं, गैलेक्सीज में खूब रोशनी है। हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना ही तो है अभी। लेकिन इस युग में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं, जैसे वो मिल्की वे और एंड्रोमेडा का टकराना। हाँ, वो तो निस्बतन जल्दी ही होगा, करीब 5 अरब साल में हमारी गैलेक्सी और पड़ोसी एंड्रोमेडा टकराएंगी। और एक बड़ी गैलेक्सी बनेगी, मिल्कोमेडा या कुछ ऐसा नाम सुना था मैंने। हाँ, मिल्कोमेडा या मिल्कडोमेडा कह सकते हैं। एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी बनेगी। और उसके बाद क्या और भी गैलेक्सीज जुड़ेंगी? हाँ, अगले करीब 100 खरब साल तक हमारे लोकल ग्रुप की जो दूसरी छोटी गैलेक्सीज हैं, वो भी इसी विशाल गैलेक्सी में समा जाएंगी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ब्रह्मांड का फैलना है ना? बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा असर डालेगा। करीब 150 अरब साल बाद क्या होगा? क्या? कि जो दूर की गैलेक्सीज हैं, लोकल सुपर क्लस्टर के बाहर वाली, वो हमसे इतनी तेजी से दूर जाने लगेंगी कि उनकी रोशनी हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब वो दिखना बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए? हाँ, वो कॉस्मिक होराइजन के पार चली जाएंगी। लगभग 2 खरब साल बाद तो वो पूरी तरह अदृश्य हो चुकी होंगी। तो भविष्य के किसी भी ऑब्जर्वर के लिए ब्रह्मांड बहुत खाली लगेगा, आज से कहीं ज्यादा खाली और अंधेरा। बिल्कुल सही। और इस तारकीय युग का अंत तब होगा जब तारे बनाने के लिए गैस ही नहीं बचेगी। अच्छा। और जो मौजूदा तारे हैं, उनका ईंधन खत्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे। व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे, न्यूट्रॉन तारे या फिर ब्लैक होल। तो इसके बाद शुरू होता है दूसरा युग। हाँ, पतित युग, डिजेनरेट एरा। ये 1014 साल से शुरू होके शायद 1040 साल तक चल सकता है। पतित युग मतलब अब कोई नया तारा नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में मुख्य रूप से तारों के अवशेष ही होंगे। व्हाइट ड्वार्फ जो करीब 90% होंगे, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल। तो ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? बहुत अंधेरा? हाँ, ज्यादातर समय तो घना अंधेरा ही होगा। कभी कभार शायद कोई रोशनी हो, जैसे 2 व्हाइट ड्वार्फ टकरा जाएं और एक टाइप Ia सुपरनोवा बन जाए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होगा। और ग्रहों का क्या होगा? हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह? उनका भविष्य भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादातर या तो अपने तारे के अवशेष में गिर जाएंगे या फिर गुरुत्वाकर्षण की उथल-पुथल में अपनी कक्षा से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में भटकने लगेंगे। ये शायद 1015 साल के आसपास होगा। और गैलेक्सीज क्या वो ऐसी ही रहेंगी, बस खाली होती जाएंगी? एक प्रक्रिया होती है डायनामिकल रिलैक्सेशन। इसमें अरबों खरबों सालों में गैलेक्सी के अंदर मौजूद तारों के अवशेष गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर अवशेष गैलेक्सी से बाहर फेंक दिए जाते हैं और कुछ वो गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है उसमें गिर जाते हैं। तो गैलेक्सीज भी धीरे धीरे बिखर जाएंगी या खाली हो जाएंगी? हाँ, करीब 10-19 से 10-20 सालों में ये प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो जाएगी। गैलेक्सीज बहुत खाली हो जाएंगी। यहाँ पर आके लगता है कि भविष्य किस रास्ते जाएगा, ये एक बहुत ही मौलिक चीज पर निर्भर करता है, प्रोटॉन पर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रोटॉन हमेशा के लिए स्थिर हैं या वो भी टूट सकते हैं? उनका क्षय हो सकता है। अगर क्षय होता है तो उसका आधा जीवन कितना है? बहुत लंबा है ना, कम से कम 10-35 साल। हाँ, प्रयोगों से पता चला है कि कम से कम इतना तो है ही। कुछ सिद्धांत तो 10-43 साल तक की भविष्यवाणी करते हैं। और अगर प्रोटॉन का क्षय होता है तो इसका मतलब साधारण पदार्थ ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा।
अगर प्रोटॉन टूट गए तो परमाणु ही नहीं रहेंगे। सारा साधारण पदार्थ धीरे धीरे विकिरण और हल्के कणों में बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड के भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं, अगर प्रोटॉन का क्षय होता है तो पतित युग के बाद क्या होगा? तब आएगा ब्लैक होल युग, ब्लैक होल एरा। ये लगभग 1043 साल से शुरू होकर 100100 साल या शायद उससे भी ज्यादा चल सकता है बड़े ब्लैक होल्स के लिए। मतलब सिर्फ ब्लैक होल ही बचेंगे? हाँ, मोटे तौर पर प्रोटॉन क्षय के बाद पदार्थ तो गया, तो जो कुछ बचेगा वो मुख्य रूप से ब्लैक होल होंगे। लेकिन क्या ब्लैक होल हमेशा रहेंगे? मैंने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में सुना है। बिल्कुल सही, ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और इससे वो वाष्पित हो जाते हैं? हाँ, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं। छोटे ब्लैक होल जल्दी वाष्पित होंगे, और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के केंद्र में होते हैं उन्हें वाष्पित होने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, शायद 10,100 साल या उससे भी ज्यादा। और जब आखिरी ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा तब शुरू होगा आखिरी युग, अंधकार युग, डार्क एरा। ये 10,100 साल के बाद का समय है। तब ब्रह्मांड में क्या होगा? क्या बचेगा? लगभग कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड करीब करीब पूरी तरह खाली होगा। बस कुछ फोटॉन, लेप्टॉन जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, शायद डार्क मैटर अगर वो स्थिर है तो। और तापमान परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब पहुंच जाएगा। कोई खास गतिविधि नहीं होगी। ब्रह्मांड एक बेहद शांत, ठंडी, विशाल और लगभग खाली जगह बन जाएगा। कभी कभार शायद कोई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर पॉजिट्रोनियम बनाए, पर वो भी तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये तो हुआ अगर प्रोटॉन का क्षय होता है। लेकिन अगर प्रोटॉन स्थिर रहते हैं तो, अगर वो कभी नहीं टूटते? हाँ, ये दूसरी संभावना है। अगर प्रोटॉन स्थिर हैं तो पतित युग बहुत बहुत लंबा चलेगा, और तब कुछ और भी ज्यादा अजीब चीजें होंगी। क्या अजीब चीजें? क्वांटम टनलिंग नाम का एक प्रभाव है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक नतीजा है जहां कण ऐसी बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से पार करना नामुमकिन है। सुना है इसके बारे में। तो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय के बाद, शायद 110 की घात 1100 से लेकर 10 की घात 32,000 साल के बीच ये क्वांटम टनलिंग प्रभावी हो जाएगी। और ये क्या करेगी? ये धीरे धीरे सभी परमाणुओं के नाभिकों को फ्यूज करना शुरू कर देगी, जब तक कि वो सबसे स्थिर अवस्था में ना पहुंच जाएं। और सबसे स्थिर नाभिक होता है लोहे 56 का। मतलब सब कुछ लोहे में बदल जाएगा? लोहे के तारे, आयरन स्टार्स? हाँ, यही संभावना है। वो व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन तारे धीरे धीरे क्वांटम टनलिंग के जरिए ठंडे घने लोहे के गोलों में बदल जाएंगे, आयरन स्टार्स। ये तो सोचने में ही अजीब है। कमाल है। और कहानी शायद यहीं खत्म ना हो। अच्छा, इसके बाद भी कुछ? हाँ, वही क्वांटम टनलिंग और भी ज्यादा अकल्पनीय रूप से लंबे समय के बाद, शायद 10 की घात 26 या उससे भी ज्यादा। हाँ। इन विशाल आयरन स्टार्स को भी अस्थिर कर सकती है। वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह सकते हैं और ब्लैक होल बन सकते हैं। अरे बाप रे, मतलब आयरन स्टार्स भी ब्लैक होल बन जाएंगे? ये एक संभावना है, क्वांटम टनलिंग के कारण। हाँ। और फिर ये जो नए ब्लैक होल बनेंगे वो भी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वाष्पित हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे प्रोटॉन का क्षय हो या ना हो, अंत में नतीजा लगभग एक जैसा ही है। हाँ, अगर आप सबसे लंबे समय के पैमाने पर देखें तो सब कुछ या तो ब्लैक होल बनकर वाष्पित हो जाएगा, हाँ। या फिर विकिरण और हल्के कणों में बदल जाएगा। स्रोत सामग्री का निष्कर्ष तो यही लगता है। रास्ते बहुत अलग हैं। समय के पैमाने अविश्वसनीय रूप से अलग हैं। एक में प्रोटॉन टूटते हैं, दूसरे में लोहा बनता है, फिर ब्लैक होल। लेकिन मंजिल वही हीट डेथ लगती है, एक ठंडा, अंधेरा, लगभग खाली ब्रह्मांड। ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि इतने लंबे समय में वो चीजें भी स्थिर नहीं रहती जिन्हें हम स्थिर मानते हैं, प्रोटॉन या लोहा। लेकिन क्या ये सच में अंतिम अंत है? स्रोत कुछ और संभावनाओं की तरफ भी इशारा करते हैं ना? हाँ, कुछ बहुत ही स्पेक्युलेटिव लेकिन दिलचस्प विचार हैं। जैसे क्या हमारा जो वर्तमान वैक्यूम है, अंतरिक्ष का खालीपन, वो असल में असत्य निर्वात, फॉल्स वैक्यूम है? फॉल्स वैक्यूम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद ब्रह्मांड अभी अपनी सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में नहीं है। हो सकता है कि ये एक ज्यादा स्थिर, कम ऊर्जा वाली अवस्था में अचानक गिर जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भौतिकी के नियम ही बदल सकते हैं। ये एक प्रलयंकारी घटना होगी जो प्रकाश की गति से फैलेगी और सब कुछ बदल देगी। वाह, और कोई संभावना?
एक और विचार क्वांटम उतार चढ़ाव से जुड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि अरबों खरबों खरबों साल बाद लगभग खाली ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव अचानक एक नई बिग बैंग जैसी घटना को जन्म दे दें? एक नया ब्रह्मांड? हाँ, ये भी एक बहुत दूर की सट्टा संभावना है। कुछ गणनाएं तो 10 की घात 10 की घात 10 की घात 56 जैसे समय के पैमाने बताती हैं इसके लिए। तो मतलब अंत शायद उतना निश्चित ना हो जितना लगता है। ब्रह्मांड का भविष्य वाकई अनिश्चितताओं और ऐसी संभावनाओं से भरा है जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा और क्षणिक है। हाँ, ये निश्चित रूप से विनम्र करने वाला विचार है।